फिगर और इसमें जोड़े हैं आज, जो आपके किताब का था। हम कल जो पढ़े थे वो पढ़े थे कि मनुष्य का जो हमको रिस्पायरेशन पढ़ना है, रिस्पायरेशन में यहाँ पर हमको ब्रीथिंग पढ़ना है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ब्रीथिंग क्या था। तो आपको बताए थे कल हम कि ब्रीथिंग क्या है। सिंपल जो है ना एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है, उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है आपके बॉडी या सेल के बीच में और किसके बीच में, आपके वातावरण के बीच में। अब जस्ट उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे होता है। कल यहाँ पर बात रुकी थी, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे हुआ आप में। तो देखो कल थोरेसिक कैविटी जो पढ़े थे, थोरेसिक कैविटी में बताए थे कि सामने से आपका चेस्ट बोन था। देखो यहाँ पर चेस्ट बोन है, आपकी किताब का है, बुक का है, ये हम अपना उसको निकाले हैं। तो ये देखो ये आपका चेस्ट बोन है। चेस्ट बोन से देख रहे होंगे आप कुछ जो है व्हाइट व्हाइट रंग का कुछ आपका रचना जुड़ा हुआ है, इसको रिब्स बोलते हैं। हमने टोटल कितना रिब्स पाया जाता है भाई, तो हमें टोटल जो है रिब्स की संख्या होती है कितना, 12 जोड़ा, मतलब 12 पेयर्स, मतलब कि 24, 12 राइट से 12 लेफ्ट से, ये आकर यहाँ पर जुड़ जाता है किसमें, आपके चेस्ट बोन में। जिसमें से 2 जोड़ा जो होता है ना वो आपका पीछे ही रह जाता है, मतलब 4 जो होता है वो पीछे ही रह जाता है, जबकि 7 जो है ना वो आकर सीधे जुड़ जाते हैं। बाकी जो 3 पेयर्स हो गए, 7 पेयर तो सीधे जुड़ जाते हैं, 3 पेयर्स जो होते हैं वो आकर 7th में जुड़ जाते हैं, 7वां में। तो हम फिर से बोलते रहे, टोटल आप में रिब्स की संख्या कितनी है, 24 है। और 24 जो है उसमें किसका क्या स्थिति है सो आपको हम बताना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे। तो इसमें क्या दिखाना चाह रहे थे हम कि ये आपका जो आगे का है इसको चेस्ट बोन बोल रहे हैं, बोन को। इसी से सारे के सारे जो रिब्स हैं वो आकर जुड़ते हैं, जिसमें आपका 7 पेयर, 7 जोड़ा जो रिब्स होता है वो सीधे आकर कहां से, वर्टिब्रल कॉलम से निकलता है और आकर जुड़ जाता है किस पे, ये चेस्ट बोन पर। 3 जो जोड़ा हुआ वो आकर 7वां में जुड़ जाता है लेफ्ट से, और 3 जोड़ा राइट से। 2 जोड़ा जो बचा, मतलब 4 जो बचे लेफ्ट और राइट में, पीछे ही रह जाता है। उसको उतार सकते हैं क्या आप? हाँ देखो तो उतरेगा बढ़िया से, गिरना नहीं। हम आपको एक स्केलेटन से दिखाना चाहेंगे इसको। एक स्केलेटन है हमारे पास, हम उससे आपको इसका आइडिया देना चाह रहे हैं। थोड़ा सा हम आप देखते हैं, देखो इस स्केलेटन को देखते हैं, ये स्केलेटन है। हमको लग रहा है कि अधिकांश बच्चों को नजर आ रहा होगा। ये जो स्केलेटन है इसमें ये देख रहे हैं आप चेस्ट बोन है, ठीक है, ये चेस्ट बोन है, और इसमें देख रहे होंगे आप ये रिब्स है। तो कितना रिब्स आकर जुड़ा है भाई, तो 7 जोड़ा जो रिब्स है ना वो तो आकर एकदम सामने से जुड़ जाता है किसमें, आपके स्टर्नम में, और निकलता कहां से, पीछे से। लेकिन 3 जोड़ा देखिए लेफ्ट में और 3 जोड़ा राइट में, वो आकर 7वां में जुड़ जाता है, ठीक है। ये मेडिकल वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास है इसका। अब पीछे से देखिए, पीछे से देखिए कैसे निकला है। पीछे से जो है ना ऐसे निकला है आपका, ये जो है ना वर्टिब्रल कॉलम था, देखिए बीच में, और प्रत्येक वर्टिब्रल कॉलम से कितना निकला है देख लो, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट 12 जोड़ा निकला है, मतलब 12 जोड़ा निकला है, मतलब कि कितना, 12 लेफ्ट में और 12 राइट में। उसमें से देखो 2 जोड़ा जो है ना ये देखो पीछे ही रह गया है, ये देखो 2 जोड़ा जो है पीछे ही रह जाता है। इसी के नीचे आपका किडनी होता है फंसा हुआ, या किडनी जो है सुरक्षित होता है। तो 2 जोड़ा तो पीछे रह गया, बाकी आपका कितना, 7 जोड़ा डायरेक्ट आके जुड़ गया, और उसी में 3 जोड़ा जो है वो आपका आके फिर फ्यूज कर जाता है 7वां के साथ। और इसी के अंदर आपका ये थोरेसिक कैविटी का स्थिति हम आपको दिखाना चाह रहे थे। अब इसमें थोड़ा सा पकड़ो इसको, हाँ, अब इसमें थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बात कर रहे थे। नीचे से देखो ये डायफ्राम था, फिगर में पीछे हम दिखाए थे आपको। जिस समय हमको ब्रीडिंग, जिस समय हवा को अंदर लेना होता है, इसको बोलते थे इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। अब इनहेलेशन या इंस्पायरेशन में क्या होता है, पहले इस फिगर से समझ लेते हैं, फिर हम बोर्ड पर आएंगे। इसमें देखो ये जो आपके रिब्स हैं, टोटल कितना पेयर्स बताया आपको, 12 पेयर्स, 12 लेफ्ट में 12 राइट में, जिसमें से 2 पेयर्स जो है तो पीछे ही रह जाता है, बैक में ही रह जाता है, आगे नहीं आता है। और 7 पेयर जो है ना वो डायरेक्ट आके जुड़े हैं, 3 पेयर आके 7 के साथ जुड़ा है, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये जो देख रहे हो रिब्स, ये सब अलग अलग हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ आपको व्हाइट नजर आ रही है, व्हाइट के बीच में कुछ रेड नजर आ रहा होगा।
इनमें मसल्स पाए जाते हैं आपस में। जैसे ये रिब्स है ना, इनके बीच में ऐसे मसल्स होते हैं जो आपस में रिब्स को जोड़ के रखते हैं। ये जो मसल्स जो हैं, जो रिब्स को जोड़ के रखते हैं, उनको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। कौन मसल? इंटरकॉस्टल मसल्स। हम अभी बोर्ड पे बनाएंगे। ये जो इंटरकॉस्टल, इंटर मतलब बीच में, कॉस्टा मतलब रिब्स। हाँ, तो द मसल्स प्रेजेंट बिटवीन क्या? रिब्स, बिटवीन रिब्स। हाँ, तो ये जो रिब्स है उसके बीच में जो मसल्स होता है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स कर रहे हैं। अब इंटरकॉस्टल मसल्स ये हो गया किसके बीच में? रिब्स के बीच में। माथा पर एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि लेफ्ट साइड का और राइट साइड के जो रिब्स हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है? मसल्स पाया जाता है, और उस मसल्स का नाम है इंटरकॉस्टल मसल्स। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। नीचे में आपको बताए थे कि एब्डोमिनल कैविटी जो था, एब्डोमिनल कैविटी को आपके थोरेसिक कैविटी से अलग करता था एक डायफ्राम, जिसको बोलते थे। एक गुंबदाकार रचना था जिसका नाम क्या है? डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है ना, वो आपका क्या होता है? नीचे की तरफ जाता है। कब जाएगा? तो देखो ऐसे डायफ्राम था ऊपर की तरफ। अब डायफ्राम के मसल्स जो थे, मसल्स का बना हुआ है, ये जो है ना आपका मसल्स का बना हुआ है। हाँ, अब इसके मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे ऐसे। जब सिकुड़ेंगे तो क्या होगा? ये आपका फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा और नीचे की तरफ चला जाएगा। जब ये बड़ा था तो इस तरह से था, है ना, लेकिन जब इसके मसल्स, ये देखो ऐसे पूरा फैला हुआ है ऐसे गुंबदाकार, लेकिन जब इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो ये क्या होता है? फ्लैट हो जाता है और नीचे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर यही दिखाया है कि डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ चला गया है। अब जरा सोचो, डायफ्राम यहाँ से नीचे की तरफ जब गया है तो बताओ यहाँ पर क्या हुआ होगा? स्पेस बढ़ गया होगा। अंदर का स्पेस क्या हुआ होगा? थोरेसिक कैविटी का बढ़ गया होगा। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया। और जो रिब्स के बीच में आपको हम बताए थे इंटरकॉस्टल मसल्स, वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। उनमें जो है ना कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो रिब्स जो है ना एक दूसरे की तरफ ऐसे मूव करेगा। देखो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो ऊपर के रिब्स सारे तो देखो यहाँ पर आके क्या हो गए? एकदम ज्वाइंट हैं। नीचे के जो रिब्स हैं वो आपका जो है ना क्या होता है? इस तरह से ऊपर की तरफ निकलते हैं और बाहर की तरफ आते हैं। ऊपर की तरफ उठते हैं और बाहर की तरफ आते हैं। देखो फिर से, ये रिब्स थे ऐसे। रिब्स के बीच में कौन सा मसल्स होता है? इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा का सारा रिब्स ऊपर की तरफ उठेगा और कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ निकलेगा। ऊपर की तरफ उठेगा और बाहर की तरफ निकलेगा। जब ऊपर की तरफ उठेगा, यहाँ पर लिखा भी है कि रिब्स जो आपका केज है वो अपवार्ड मूव करता है और आउटवार्ड मूव करता है। जब अपवार्ड और आउटवार्ड मूव करेगा तो स्थिति क्या हो जाएगा? आपका अंदर का स्पेस और बढ़ जाएगा। जब अंदर का स्पेस और ज्यादा बढ़ जाएगा तब क्या होगा? तो देखो, डायफ्राम नीचे गया तो स्पेस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। और क्या हुआ? रिब केज भी बाहर की तरफ आया। जब रिब केज भी बाहर की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया, तो क्या हुआ? स्पेस और ज्यादा बढ़ गया। और आप शायद जानते होंगे कि जब वॉल्यूम बढ़ता है, आप लोगों को केमिस्ट्री में या फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा केमिस्ट्री में, कि वॉल्यूम जो होता है वो आपका प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा एकदम। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही जो है ना रिब्स बाहर की तरफ मूव किए, किसके मदद से? इंटरकॉस्टल मसल से। जैसे ही डायफ्राम नीचे की तरफ मूव किया, किसके मदद से? इंटरकॉस्टल मसल से। तो आपका जो थोरेसिक केज था उसके अंदर का स्पेस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। और वॉल्यूम बढ़ने के कारण प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और प्रेशर जैसे ही कम हुआ हवा का अंदर में, तो हवा बाहर से क्या चाहेगी? अंदर घुसना चाहेगी। लेकिन हवा जाए किधर से? क्योंकि ये तो एयर टाइट है, पूरी तरह से ये बंद है, इसमें हवा कहीं से लीकेज ही नहीं है कि हवा घुस जाएगी। तो हवा किधर से घुसती है? जिधर से ओपन है। और वो ओपन किधर से है? नॉस्ट्रिल से आपका ओपन है। तो नॉस्ट्रिल से होते हुए हवा जाती है किसमें? आपका नेजल ट्यूब में। नेजल ट्यूब से चला जाता है किसमें?
आपका फेरिंग्स में, फेरिंग्स से चला जाता है लैरिंग्स में, और अंतः हवा फिर लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई और आपके फेफड़ों में पहुंच जाती है। इसको क्या बोले? इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में क्या क्या हुआ, फिर से बोल दे रहे हैं। इंस्पायरेशन का मतलब है एयर का मूव करके लंग्स के अंदर जाना। इसमें क्या क्या होने वाला है? तो इसमें पहला घटना घटने वाला है कि डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायफ्राम किधर की तरफ मूव करेगा? नीचे की तरफ। और कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। जैसे ही डायफ्राम फ्लैट होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ का वॉल्यूम या स्पेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं? रिब्स के बीच में जो मसल्स थे उनका नाम था इंटरकॉस्टल मसल्स। वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिब्स था वो क्या करेगा? वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और बाहर की तरफ, ठीक है, अपवार्ड और आउटवार्ड मूव करेगा। जब अपवार्ड और आउटवार्ड मूव करेगा तो इसके अंदर का स्पेस या वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हम अभी आपको बताएं कि वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है तो इसके अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हवा बाहर से जानी चाहेगी, वहां पर घुसनी चाहेगी। कहाँ? आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर। लेकिन थोरेसिक कैविटी तो कल ही हम लोग पढ़े हैं कि वो एयर टाइट आपका होता है। जब वो एयर टाइट होगा तो हवा घुसे किधर से? तब हवा जो है ना वो सीधे जो छेद होगा वहीं से घुसेगा। और वो छेद क्या था? नॉस्ट्रिल वाला। तो नॉस्ट्रिल से घुसा, नाक से घुसा, और घुस के कहाँ गया? नेजल ट्यूब में गया, और नेजल ट्यूब से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, और अंततः फेफड़े में पहुंच गया। और फिर आपका क्या होगा? प्रेशर नॉर्मल हो गया। ये हो गया इंस्पायरेशन जी। तो इंस्पायरेशन या इनहेलेशन आपको समझ में आना चाहिए। हमको जो समझ में आ रहा है आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ। अब दूसरा बात बोलते हैं कि इंस्पायरेशन के बाद ये जो दूसरी घटना है जिसको हम कह रहे हैं एक्सपायरेशन, वो कैसे होता होगा? उसके लिए क्या हुआ होगा? यह होता है कि सबसे पहले डायफ्राम जो है ना उसके मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं। जब डायफ्राम का मसल्स रिलैक्स हो जाएगा तो डायफ्राम के मसल्स के रिलैक्स होने के कारण आपका जो आपका ये है, एक मिनट रुक जाना, आपको थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ, ये डायफ्राम के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाएंगे, और जैसे ही डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स होंगे डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और डोम शेप्ड हो जाएगा। तो जो ऐसे फ्लैट हो गया था डायफ्राम, वो डायफ्राम क्या हो जाएगा? डोम शेप्ड हो जाएगा ऐसे। और जैसे ही डोम शेप्ड होगा तो जो स्पेस बढ़ा था वो स्पेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखो थोरेसिक कैविटी के अंदर का वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। अब थोरेसिक कैविटी का अंदर का वॉल्यूम जैसे ही कम हुआ तो आपको बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम किसका? प्रेशर का। तो वॉल्यूम अगर कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्लस रिब्स के बीच में आपको बताया था कि रिब्स जो होते हैं उनके बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिब्स को आपस में जोड़े हुए रखते हैं। तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स था जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, रिब्स को आपस में जोड़ा था, माने सटाया था, जिसके चलते रिब्स बाहर और ऊपर की तरफ चला गया था। अब वो क्या होगा? रिलैक्स करेगा। जैसे ही रिलैक्स करेगा तो आपके जो रिब्स हैं वो अंदर की तरफ आएगा, और कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ। अंदर की तरफ जो ऐसे गया था ऊपर की तरफ, देखो ऐसे गया था ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। अब जब रिलैक्स होगा उसके मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, तो रिब्स कहाँ जाएंगे? नीचे की तरफ जाएंगे और अंदर की तरफ जाएंगे। जैसे ही नीचे और अंदर की तरफ जाएंगे तो अंदर का थोरेसिक कैविटी का अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। तो दो घटना से वॉल्यूम कम हो रहा था, दो घटना से वॉल्यूम बढ़ रहा था। हाँ, रिब्स के मसल्स जब आपका रिलैक्स करेंगे, रिब्स के मसल्स जब रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा? रिब्स नीचे जाएगा और अंदर की तरफ जाएगा। जब नीचे और अंदर जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसी तरह से जब डायफ्राम के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे,
जब रिलैक्स करेंगे तो डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, डायफ्राम डोम शेप्ड हो जाएगा और आपका जो प्रेशर है वो आपका बढ़ जाएगा। किसके अंदर बाबू, तो वो थोरेसिक कैविटी के अंदर। अब इस प्रेशर के बढ़ने के कारण आपके फेफड़े पर दबाव पड़ता है इस तरह से। अब दबाव के कारण जो एयर भरा हुआ था लंग्स में, वो एयर आपका नली से निकलना चाहेगा बाहर, चूंकि खुला हुआ तो वही है, तो वो आपका ब्रोंकाई से जाता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स से जाता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाता है नेजल ट्यूब में और फिर अंततः बाहर चला जाता है। तो ये आपको अभी हम बताएं कि किस तरह से एक्सपायरेशन होता है। तो एक्सपायरेशन भी क्लियर हो गया। इंस्पायरेशन में क्या हुआ था, डायफ्राम जो है ना नीचे की तरफ मूव किया था और चपटा हो गया था इंस्पायरेशन में, ठीक है। रिब्स ऊपर की तरफ मूव किए थे और बाहर की तरफ निकला था, जबकि ये इंस्पायरेशन में हुआ। जबकि एक्सपायरेशन में क्या बताए, एक्सपायरेशन जो है उसमें क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स करेगा तो डायफ्राम जो है ना वो कैसा हो जाएगा, गुंडाकार हो जाएगा, अंदर की तरफ घुस जाएगा और रिब्स जो है ना वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे की तरफ और अंदर की तरफ। जब ये अंदर की तरफ गया तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम कम हो गया और इसके जस्ट हम पीछे देखे थे इसका वॉल्यूम बढ़ गया था। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और वॉल्यूम कम होगा अंदर का तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा। तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा एयर बाहर से अंदर आ जाएगा और जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ एयर अंदर से बाहर चला जाएगा। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्लियर हो गया। तो ये आपको हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बता रहे थे। अब यहाँ पर अगला जो बात है कि हवा में कितना ऑक्सीजन होता है जो हम लेते हैं और कितना हवा, उस हवा में कितना ऑक्सीजन होता है जो हम बाहर छोड़ते हैं। तो देखो इनहेल्ड एयर मतलब वैसा एयर जो वायुमंडल में है जिसे हम अंदर लेते हैं अपने फेफड़े के अंदर, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। आप जानते होंगे, आप लोग को पढ़ना था पहले से। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसकी मात्रा 0.04% होती है। बाकी और भी इसमें नाइट्रोजन वगैरह होता है, उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि जो सांस हम लेते हैं, जो हवा अंदर लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना परसेंट, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना परसेंट, 0.04%। ठीक है जी। अब जब हवा निकालते हैं मतलब कि एक्सपायरेशन होता है हमारे में, तो उसमें क्या होता है, एक्सपायरेशन के समय जो हवा निकलता है वो देखिएगा थोड़ा गर्म होता है, ठीक है, थोड़ा उसमें भाप निकलता है। देखिए होंगे आप कि जो सांस छोड़ते हैं ना, शीशा पर डाल दीजिए आप, देखिएगा भाप उसमें निकलता है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, वाटर वेपर होता है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि वो जो होता है उसमें ऑक्सीजन कितना, तो देखो लिए थे तो ऑक्सीजन कितना था, 21%, और अंदर गया तो सब के सब ऑक्सीजन जो है ना वो आपका नहीं रुका, आप यूज नहीं कर पाते हो। कुछ जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाता है और वो जो ऑक्सीजन बाहर आया वो कितना आया, 16.4%। तो 21% में 16.4% ऑक्सीजन आप फिर से बाहर निकाल देते हो। किसमें से, एक्सेल हवा में से। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है भाई, 4.4%। जब लिए थे उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट था, तो उसमें आपको बताए थे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% था। लेकिन जो हवा निकलता है उसमें देख लो 4.4% है। इसका मतलब कि जिस सांस को हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा था, काफी ज्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना नॉर्मल रूप से कम था। लेकिन जिस सांस को या हवा को हम छोड़ते हैं उसमें क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी गुना बढ़ जाती है और वो ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। किसके तुलना में, एटमॉस्फेयर के तुलना में। ये आपको एक्सेल्ड एयर के बारे में बताए, कोई दिक्कत है तो अपना पूछ लेंगे। लेकिन इसके पहले हम एक प्रयोग आपको देखना था, है ना, एक्सपेरिमेंट आपके किताब में था। हम देखिए कि आखिर हम जो सांस लेते हैं उसमें कौन सा हवा है
कौन सा हवा नहीं है ये कैसे पता लगेगा? और जो सांस छोड़ते हैं हम, मतलब एक्सेल करते हैं एयर को, उसमें कौन सा हवा होता है या कौन सा गैस होता है, हवा नहीं गैस होता है, उस एयर में किस गैस की मात्रा ज्यादा होती है, इस पर बात करना था हमें। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है आपने, और उस एक्सपेरिमेंट को देख लीजिए। उसमें एक्सपेरिमेंट में जो है ना आपको ये दिया गया है क्या कि सबसे पहले दो को जो है ना परख नली लिया गया था, आपके बुक में है। उसमें क्या किया गया है, एक जो परख नली है उसमें आपका चूना लिया गया है, पानी, चूना जो होता है ना उसको पानी में घोल के उसका पानी को लिया गया है एक में, और दूसरे में भी चूना का पानी ही लिया गया है। दोनों में मात्रा बराबर लिया गया है। वो जो आप में प्रयोग है किताब में, उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो इसमें आप देख रहे होंगे जिसमें से आपको सांस लेना है, उसमें देखिए जो बाहर से जुड़ा हुआ पाइप है, वो पाइप जो है ना आपका चूना पानी में, मतलब कि लाइम वाटर में डूबा हुआ है। लेकिन जिससे आपको सांस को छोड़ना है, जिस नली से या जिस ट्यूब से सांस बाहर आने वाला है, उस ट्यूब को हम लोग चूना के पानी में ज्यादा डुबा दिए हैं, डूबा हुआ है। इससे क्या फायदा होने वाला है और क्या होगा सो हम आपको बताएंगे। आप लेबोरेटरी में कर सकते हो आप ये सब। तो जो लेबोरेटरी में कर सकते थे उसको हम यहाँ पर इमेजिनेशन करना चाह रहे हैं या कराना चाह रहे हैं आपको कि देखो ऐसा होता है। तो जब हम ये दोनों ये कर लिए, तो एक परख नली जो था उसमें क्या किए थे कि बाहर से जो पाइप आया था उसको हम किस में डुबा दिए थे, चूना पानी के अंदर डुबा दिए हैं। दूसरा जो आपका परख नली है या जिसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, या जो ट्यूब है उसमें जो आपका एक पाइप बाहर से आने वाला जोड़े है, वो देखो ऊपर में ही हवा में ही लटका हुआ है और नीचे पानी में नहीं गया है। लेकिन इन दोनों से एक एक जो है ना आपका ट्यूब निकला है जो एक साथ जाके आपस में ऊपर जुड़ जाता है। ऐसा ट्यूब भी आपको मिलता है लेबोरेटरी में, ठीक है। मॉडल स्कूल चौपारण के लिए भी कुछ लगता है कि मटेरियल आया था। अब देखो मटेरियल अगर जो है ना आपको मिल जाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ भी देखें। और हमको जहाँ तक मालूम है कि मॉडल स्कूल बरकट्ठा में जो है ना कुछ सामान लैब का आया हुआ है, तो वहाँ भी बच्चे अपना क्या कर रहे हैं वो तुमको नहीं मालूम, लेकिन ये देखा जा सकता है करके। अब इसमें क्या हुआ कि जब हम यहाँ से सांस खींचेंगे, मतलब अपने अंदर लेंगे, इसको मुंह में ले लिए हम, तो बोले सर नाक में, तो नाक में इसको कैसे छोड़ोगे, पाइप को नाक में घुसाओगे दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करो, इसको मुंह से पकड़ लेंगे हम। किसको, ये जो दोनों का कॉमन जो पाइप है, वो दोनों का जो कॉमन पाइप ऊपर में आया है ट्यूब का, उसको हम मुंह से पकड़ लेंगे। अब क्या करेंगे इसको कि इसको मुंह से पकड़कर सांस को अपने अंदर लेना चाहेंगे या लेने की कोशिश करेंगे। जब हम सांस को लेना चाहेंगे तो इधर देखिए ये आपका इस जो बी आपका टेस्ट ट्यूब है, बी टेस्ट ट्यूब में आपका जो पाइप है वो टेस्ट ट्यूब में आपका वो आपका डूबा हुआ है। किसमें डूबा हुआ है, लाइम वाटर में। तो इधर से आपको जाने का हवा कोई चांस नहीं है। जैसे ही आप सांस खींचोगे तो हवा ऑलरेडी इसमें से जाना शुरू कर देगा। बोले क्यों जाएगा, क्योंकि आप हवा खींच रहे थे, पानी नहीं। तो यहाँ वाटर आप शायद थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो पढ़े होंगे कि जो भी मैटर्स होता है कम से कम 3 रूप में तो पाया ही जाता है। ऐसे तो आप पढ़े होंगे कि 6 रूप में पाया जाता है, कम से कम 4 या 5 रूप में तो जरूर पढ़े होंगे। सॉलिड, गैस, लिक्विड, प्लाज्मा रूप, ऐसे करके आप पढ़े होंगे यार। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लिक्विड और सॉलिड का और गैस का। तो आप शायद जानते होंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं किसमें, सॉलिड में। उससे कम नजदीक होते हैं लिक्विड में, और सबसे दूर एक दूसरे से होते हैं किसमें, गैस में। तो जरा सोचो, जब हम खींचेंगे हवा को यहां से इस पाइप से मुंह लगाकर, तो क्या होगा, तब क्या होगा कि आपका जो हवा है वो इसमें ऊपर में हवा में ये ट्यूब लगा हुआ है, लेकिन इसमें ट्यूब कहाँ घुसा हुआ है, पानी में, लाइम वाटर में। तो पानी को खींचना थोड़ा मुश्किल भरा होगा ना, ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा ना। लेकिन ये जो हवा एयर है वो आराम से खींचा जाएगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है काफी कम होता है। हाँ, उसके मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, नतीजतन तेजी से आपका हवा आपके अंदर चला जाएगा। और जब हवा अंदर जाएगा तो बाहर से इसके प्रेशर जो कम हो रहा था उसको मेंटेन करने के लिए हवा अंदर जाएगी और आपको बुलबुला यहाँ नजर आएगा। लेकिन ये कब बुलबुला आ रहा है, जब हम सांस ले रहे हैं। लेकिन जब हम सांस छोड़ेंगे, तो सांस छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जाएगा तो इसमें फिर पानी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तभी तो जाएगा हवा बाहर।
तो ये पानी को ठेलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है कि हवा को ठेल रहे हैं हम। नतीजतन जो सांस छोड़ेंगे वो हवा इस ट्यूब से होकर बाहर आएगी, किससे, बी टेस्ट ट्यूब से। जब बाहर आएगी तो बुलबुला के रूप में यहाँ नजर आने लगेगा। तो जब हम सांस छोड़ेंगे तो बी टेस्ट ट्यूब में बुलबुला नजर आएगा, और जब हम सांस लेंगे तो ए टेस्ट ट्यूब में बुलबुला नजर आएगा। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम कि जब ये बार बार हम करते हैं, कुछ समय के बाद जो बी टेस्ट ट्यूब है उसका जो रंग है वो दूधिया हो जाता है, मिल्की व्हाइट हो जाता है। ठीक है, उसमें जो चूना पानी था वो एकदम मिल्क जैसा नजर आएगा, दूध जैसा। लेकिन जो आपका आपका ट्यूब था उसमें जो आपका रंग है उसका, वो आपका कैसा नजर आएगा, वो आपका जिस तरह का था वैसा ही नजर आ रहा था। अब बोलोगे ऐसा क्यों हो गया कि बी जो टेस्ट ट्यूब था उसका कलर जो है वाटर का या उसके मटेरियल का कैसा हो गया, मिल्की व्हाइट हो गया, जबकि ए टेस्ट ट्यूब का कलर में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाकर कैल्शियम के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके यहाँ पर आपका कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट करेगा, जिसके चलते ये मिल्की व्हाइट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, बाहर से जो हवा आ रहा था उसमें ऑक्सीजन ज्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड कम था। तो कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि कम था तो हवा तो इसमें भी क्रॉस कर रहा है, लेकिन वो आपका अभिक्रिया या रिएक्शन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका कम है और O2 ज्यादा है। और ये जो मिल्की व्हाइट हुआ है आपका ये वाटर, वो किसके कारण हुआ है, CO2 के रिएक्शन करने के कारण। किसके साथ? कैल्शियम के साथ रिएक्शन किया है वो, तो मिल्की व्हाइट हो गया है। तो ये टेस्ट आपका एक टेस्टिंग है जिसको आप लेबोरेटरी में भी कर सकते हो। हमको लगता है आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा था किताब में, और आराम से आप इसको पूरा कर सकते हो। तो ये आपको हम इस चैप्टर का कुछ बुक का बात बताए। अब हम आपको लेके आते हैं बोर्ड पर। तो थोड़ा सा हम सब जो है ना, हम अभी कोशिश करते हैं कि सब बच्चे जो है अब बोर्ड पर आते हैं, और बोर्ड पर आकर हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को पढ़ना था। ठीक है, तो उसके लिए हम ब्रीथिंग शुरू किए थे, ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग में आपको बताए थे कि ब्रीथिंग में हमको पढ़ना था एक्सपायरेशन, पहले इंस्पायरेशन देखो, इंस्पायरेशन ऑब्लिक एक्सपायरेशन, इसका बात करते हैं। तो इंस्पायरेशन कैसे होगा उसको हम थोड़ा सा बोर्ड पे दिखाना चाह रहे हैं। होता क्या है, ये आपका रिब्स है, मान लेते हैं ये रिब्स है। तो पहले वर्टिब्रल कॉलम देख लें, उसके बाद मानिए ये वर्टिब्रल कॉलम है। ऐसे कोई वर्टिब्री के रूप में होता है, लेकिन इसको मान लो वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उससे ये स्थिति है आपकी, ये स्थिति है। ये जो आपका देख रहे थे इसमें आपका रिब्स था, ऐसे रिब्स था। हम साइड से आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहां पर एक ट्यूब था और इस ट्यूब का नाम था क्या, ब्रोंकियोल्स, है ना। तो ब्रोंकियोल से अच्छा रहेगा, इस ट्यूब का नाम था ट्रैकिया, ट्रैकिया था। ठीक है, और ये जो देख रहे हो आप इधर, ये है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद नीचे जो देख रहे थे ये है डायफ्राम, डायफ्राम। सबसे पहले हम जो बात करना चाह रहे हैं वो इंस्पायरेशन का करना चाह रहे हैं। तो ब्रीथिंग में भी यहां शुरू कर रहे हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, हवा का अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर लिया जाना। तो बच्चा आया देखो, बात करते डायफ्राम जो है इसके मसल्स जो है ना वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायफ्राम कैसा हो जाएगा,
diaphragm becomes downward and flat, चपटा हो जाएगा और नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये जो डायफ्राम है आपका ऐसे, ये डायफ्राम आपको ऐसे हो जाएगा, नीचे की तरफ मूव कर गया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद रिब्स के बीच में आपको बताया है कि हम रिब्स है, ये जो गोला दिखा रहे हैं ये क्या है आपका रिब्स, RIBS रिब्स। रिब्स के बीच में जो मसल्स है इसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये जो आपका इंटरकॉस्टल मसल्स है ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इससे क्या अंतर होने वाला है, रिब्स मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड। कहां मूव करेगा बाबू, तो देखो ये जो है ना ये ऐसे बाहर की तरफ मूव कर जाएगा और कहां की तरफ, ऊपर की तरफ, इस तरह से। तो ऐसे मूव कर गया। ये जो अंदर में था वो आपका रिब्स मूव करके कहां आ गया, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ, इस तरह से। तो इसमें आपका बाहर की तरफ ऐसे एरो दिखा दोगे कि सब बाहर भाग रहा है और ऊपर की तरफ। इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो देखिएगा आपका चेस्ट जो है ना वो लगता है कि फूल रहा है। ये जो चेस्ट फूल रहा है वो फूल नहीं रहा है सांस लेने के कारण, बल्कि ये जो चेस्ट फूल रहा है इसी के कारण हम क्या कर रहे हैं, सांस अंदर ले पा रहे हैं। किसके कारण, ये जो चेस्ट बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा है और बाहर निकलने का कारण क्या बता रहे हैं कि जो रिब्स है वो पसलियां हैं, पसलियों के बीच में जो मसल्स है उसका नाम क्या था, इंटरकॉस्टल मसल्स। अब ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स था वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण ही क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण ही आपका रिब्स जो है वो बाहर और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये यहां पर दो घटना घट गया भाई। पहला तो कि रिब्स बाहर की तरफ मूव कर गया और दूसरा क्या, डायफ्राम ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ मूव कर गया। अब देखो जो स्पेस इतना था वो स्पेस इतना हो गया, ठीक है। तो इन दोनों घटनाओं के कारण क्या होता है, वॉल्यूम या स्पेस ऑफ किसका बाबू, थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेज बढ़ जाता है। और जैसे ही बढ़ा तो क्या होता है, एयर मूव्स इनसाइड लंग्स। एक मिनट, जैसे ही बढ़ता है क्या होता है, आपका वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इनसाइड थोरेसिक केज डिक्रीजेज। जैसे ही कम होगा तो एयर मूव्स इनसाइड लंग्स थ्रू किसके, थ्रू रिस्पायरेटरी ट्यूब। वो जो आपका ट्यूब्स था ढेर सारा, उन ट्यूब्स के द्वारा अंदर चला जाएगा
और इस घटना को ही कहते हैं क्या बाबू? इंस्पाइरेशन। तो इंस्पाइरेशन क्या है, हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और क्यों होता है समझ में आ गया होगा। इंस्पायरेशन होने का कारण था थोरेसिक केज के अंदर का प्रेशर का कम हो जाना। प्रेशर कम क्यों हो रहा था? क्योंकि वॉल्यूम जो है ना थोरेसिक कैविटी का बढ़ गया था। अब जब वॉल्यूम बढ़ गया था तो क्यों बढ़ा था? तो रिब्स बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव कर गया, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर गया और चपटा हो गया। ये दोनों क्यों हुए? क्योंकि इनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए थे। रिब्स में कौन मसल्स? इंटरकॉस्टल मसल्स। और डायफ्राम का जो मसल्स अपना है डायफ्राम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, और इसके चलते आराम से वॉल्यूम अंदर का बढ़ गया और हवा जो है ना वो बाहर से ऐसे घुस गई। ठीक है, ये हो गया इंस्पायरेशन। खत्म। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं और एक्सपायरेशन बता देते हैं जल्दी। ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड। इसमें क्या घटना घटने वाला है? तो जो हवा है लंग से वो बाहर की तरफ निकलने वाला है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक्सपायरेशन में क्या होगा। फिर से वैसा ही फोटो बनाते हैं, एक फोटो बनाएंगे फिर से। ठीक है, ये फोटो जो है आपको क्या कर रहा है, ये हमको समझने में मदद करेगा। क्या स्थिति था कि आपके जो रिब्स थे ना वो कहां थे? बाहर की तरफ थे। क्यों भाई? अभी तो हवा लिए थे हम वॉल्यूम घटने के कारण। क्या कि इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं, ये रिब्स था ना वो पीछे लेवलिंग किए थे, ये क्या था? रिब्स था। ये उसके बीच के जो मसल्स हैं उसका नाम है इंटरकॉस्टल मसल्स। अब क्या है? ये था डायफ्राम का स्पेलिंग DIAPHRAGM, डायफ्राम। एक्सपायरेशन में क्या होता है? एक्सपायरेशन में सबसे पहले जो है ना दो घटना घटेगी। पहला घटना क्या घटी कि रिब्स के बीच के जो मसल थे जिनका नाम था इंटरकॉस्टल मसल्स, वो रिलैक्स होंगे। जब वो रिलैक्स होंगे तो रिब जो है ना नीचे के तरफ और अंदर के तरफ मूव कर गया। डायफ्राम के जो मसल्स थे वो भी रिलैक्स हो जाएंगे। जब रिलैक्स हो जाएंगे तो डायफ्राम जो है ना वो ऊपर की तरफ और क्या अंदर की तरफ मूव कर गया। जब अंदर की तरफ मूव कर गया तो देखो कैसा हो गया, ये पहले चपटा था, फ्लैट था, अब कैसा हो गया? डोम शेप हो गया। ऐसे चपटा था वो कैसा हो गया? डोम शेप। डोम मतलब गुंबद आकार, ऐसा हो गया। इन दोनों घटनाओं के कारण क्या हो गया भाई? जो वॉल्यूम था आपका या स्पेस था थोरेसिक कैविटी का वो आपका कम हो गया। जैसे ही वॉल्यूम कम होगा प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल है, आपको पता है। अब जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो एयर जो है रिस्पायरेटरी ट्यूब के द्वारा कहां से? लंग्स से मूव कर जाएगा। फ्रॉम लंग्स पर दबाव पड़ा और लंग्स से हवा जो है ना रिस्पायरेटरी ट्यूब से होते हुए बाहर भाग जाएगी, और इसी घटना को कहते हैं एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन समाप्त हो गया। ये आपका ब्रीथिंग का पार्ट था, है ना। तो अगला बात है पढ़ना हम लोगों को रेट ऑफ ब्रीथिंग। इसका आप लेके होंगे स्क्रीनशॉट, आपको ये समझ में आ रहा है ना। 1 मिनट में कितना बार हम सांस ले पाते हैं और सांस छोड़ पाते हैं, इसी को कहते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, 1 मिनट में हम कितना बार सांस
ले पाते हैं, मतलब इंस्पायरेशन कर पाते हैं, और कितना बार सांस कहां से, फेफड़े से बाहर निकाल पाते हैं, अर्थात एक्सपायरेशन कर पाते हैं, यही कहलाता है रेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग में अगर आपको नॉर्मल अंदाज होगा तो सामान्य रूप से हम 12 से 15 या 14 बार लेते हैं, लेकिन आपका जो किताब हम देखे थे, हमको जो याद आ रहा है वो करीब 16 बार लगता है कि देता है, 16 से 18 बार देता है। ठीक है, 15 से 18 बार मतलब करीब 16 बार देता है, लेकिन हम लोगों का जो किताब होता है मेडिकल का है, उस सब में लिखा है 12 बार औसत 1 मिनट में। अब जितना आप सांस लिए और छोड़े, ये उसका क्या कराएगा 1 मिनट में, 1 मिनट में जितना बार सांस लिए सांस छोड़े, क्या कराएगा रेट ऑफ ब्रीथिंग। इसको लिखवाने की जरूरत नहीं, हम कहते हैं आपसे हो जाना चाहिए और आराम से आप लोग कर लोगे, सब बच्चे लोग तेज हो। इसमें जो पढ़ाने का बात है, जो समझाने का बात है, वो आपका होगा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, हम फिर से थोड़ा केमिस्ट्री पर चलते हैं। जब हम आएंगे तो क्या होता है, आप शायद जानते होंगे कि जब हम किसी चीज को जलाते हैं हवा के उपस्थिति में, और हवा अगर पूरा रहे तो कोई मान लीजिए मटेरियल है, और इसको जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, मतलब इसमें हम फायर लगाते हैं, आग लगाते हैं, तो अगर एडिक्वेट एयर in presence of adequate air, ऐसे लिखते हैं एडिक्वेट, कंप्लीट कंबसन होता है, कंप्लीट कंबसन होता है। बसन होता है। और अगर इनसफिशिएंट एयर, इनसफिशिएंट अपर्याप्त एयर अगर हम लोग लेते हैं और उस समय अगर बर्निंग करते हैं, तब क्या होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग होता है, बर्निंग होता है। जब कंप्लीट बर्निंग होता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है, मेनली CO2 निकलता है और प्लस हीट निकलता है। ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट बर्निंग होने पर क्या निकलता है, CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड निकलता है। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे शायद। अब क्या होता है कि जब हम वैसे घर में रहते हैं या वैसे जगह पर रहते हैं जहां पर एयर कम हो, तो एयर के कम रहने के कारण आपने समस्या क्या आता है कि वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि एडिक्वेट एयर की कमी के कारण वहां पर कंप्लीट कंबसन नहीं होगा, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और इसके बनने के कारण हम लोग का जो हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन है, वो जो है ना आपका हाई एफिनिटी रखता है, हाई एफिनिटी टू CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ, जबकि लो एफिनिटी रखता है, देन करके लिखो, देन O2। और कितना गुना, करीब करीब 200 गुना, कितना, अबाउट 200 टाइम्स। मतलब क्या है कि अगर आपके बॉडी के हीमोग्लोबिन को दोनों मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए, तो ऑक्सीजन को कम लेना चाहेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को करीब 200 गुना
ज्यादा चाहता है लेना, नतीजतन कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके चल देगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा। इससे क्या होगा, आपके बॉडी के ब्लड में या टिश्यू लेवल पर किसका मान बढ़ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का मान बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का मान कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और इसी के कारण वैसे जगह जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड है या जो बंद है या जहां पर जो है ना ईंधन जल रहा है, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है और हमको क्या होता है, पॉइजनिंग हो जाता है, जिसके चलते नौसिया हो सकता है, जी मिचलाना, हमको नींद आ सकता है, हम बेहोश हो सकते हैं, इवन हमारा नजर में प्रॉब्लम हो सकता है या आलस लगने लगता है। और जो व्यक्ति सोया हुआ है अगर ऐसी अवस्था में किसी घर में जला के अंगीठी वगैरह और पूरा घर बंद है तो आदमी सोया ही रह जाता है। क्यों सोया रह गया बाबू, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो मकान जो जिस रूम में वो बंद है उस रूम में हवा आने के लिए जो जगह था वो सब बंद है, तो अंदर जो एयर में आपका ऑक्सीजन है वो तो कंबसन में यूज हो जाएगा, जिसके चलते इनकम्प्लीट कंबसन होने लगेगा और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर क्या बनने लगेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो व्यक्ति को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो ये आपको कुछ हम बताना चाह रहे थे इसके बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से बता दोगे आप लोग। कहते हैं उनके पास सांस लेने के लिए लंग्स में जो हवा चाहिए वो पानी के अंदर तो होगा नहीं, और मछली की तरह उसमें क्या है, उनमें आपका फिन भी नहीं है। फिन मतलब गलफड़ा आपको बताए थे, तो उनमें फिन भी नहीं है कि वो क्या कर सके, पानी में से ऑक्सीजन ले सके। तब वो क्या करते हैं, अपने पीठ पर, गोताखोर जो है ना अपने पीठ पर ऑक्सीजन का टैंक को लेकर जाते हैं, जिसमें आपका इनर्ट गैस जैसे हीलियम वगैरह भरा होता है, और उसको लेकर अंदर जाते हैं और उसी से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। आप पर्वतारोहियों को देखे होंगे, वैसे लोग जो पर्वत पर जाते हैं, जो माउंटेन पे ऊपर चढ़ते हैं, उनको आप देखे होंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी पीठ पर जो है ना क्या करते हैं, वो आपका एक रखते हैं, क्या उसको बोलते हैं, टैंक, है ना, ऑक्सीजन का टैंक रखते हैं, और वो क्या करता है, उनको ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है। तो ये आपको बात हम बताए, कुछ बात जो था इसमें रिस्पायरेशन में वो समाप्त हो गया। किसी बच्चे को अगर रिस्पायरेशन में